नमस्कार छात्रों, हिंदी युवक भारती में आप सभी का स्वागत है। हम पाठ दूसरा देख रहे हैं, निराला भाई, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। आज हम इस पाठ का तीसरा भाग अध्ययन करने जा रहे हैं। ये गद्यांश पढ़ने से पहले इसका आशय बताती हूँ। निराला भाई के घर एक बार अतिथि के रूप में मैथिली शरण गुप्त आए थे। उनके घर में बहुत असुविधाएं थीं, परंतु मैथिली शरण गुप्त जी उस असुविधा घर में प्रवेश करते हैं, साहित्यिक पर चर्चा करते हैं और दूसरे दिन अपने गांव चले जाते हैं। निराला जी जब अतिथि का सत्कार करते हैं, उस समय जो लेखिका का आंखों देखा हाल होता है वह इस परिच्छेद में प्रस्तुत किया गया है। तो अब हम परिच्छेद पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपके स्क्रीन पर परिच्छेद दिया हुआ है। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे। जो साधन मात्र है, वह संध्या भी मेरे स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने लग गए। सबसे पहले हम यहाँ पे कठिन शब्द का अर्थ देखते हैं। नित्य, नित्य का अर्थ है हर रोज़ या प्रतिदिन। जो प्रतिदिन व्यवहार की जो वस्तुएं हैं, जैसे रज़ाई, कोट, ये नित्य व्यवहार की वस्तुएं हैं। अंतर्धान, अंतर्धान का अर्थ है अदृश्य या गायब होना, अदृश्य होना या गायब होना। आइए अब पाठ का हम आशय समझते हैं, परिच्छेद का आशय समझते हैं। यहाँ भी उनकी उदारता, इस व्यक्तित्व की एक विशेषता से संबंधित यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि निराला जी जो है, उनकी एक व्यक्तित्व की जो विशेषता है यहाँ पे दिखाई दी है। लेखिका ने बहुत ही प्रयत्न से उनके लिए रज़ाई और कोट, ये नित्य व्यवहार के लिए यानी हर रोज़ इस्तेमाल के लिए वस्तुएं बनवाई थी और वह वस्तु उन्हें दे दी थी, परंतु दूसरे ही दिन किसी अन्य व्यक्ति का कष्ट देखकर वे अपने लिए बनाए गई जो रज़ाई और जो कोट थी वो दूसरों को दे देते हैं। यानी यहाँ भी उनकी उदारता से संबंधित एक हमें गुण दिखाई देता है। यहाँ पर आपको आकलन के लिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि निराला जी के नित्य व्यवहार की ये वस्तुएं अंतर्धान हो गई। तो पहला आएगा उत्तर रज़ाई और कोट। आइए अगला परिच्छेद देखते हैं। परिच्छेद पढ़ने से अब पहले मैं बता देती हूँ कि देखो क्या है कि एक महान कवि दूसरे महान कवि के घर में आतिथ्य ग्रहण करने के लिए गए हैं। अब उस समय निराला जी के घर की दयनीयता, सुख सुविधा शून्य घर, ये लेखिका नज़दीक से देखती है और उनके मन में करुणा, ममता, आत्मीयता का भाव बढ़ जाता है। उन्हें लगता है निराला जी को मदद करनी चाहिए, परंतु मदद करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे एक असाधारण व्यक्तित्व था। क्योंकि अब देख लो, आप ऊपर के परिच्छेद में ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो उन्होंने जो वस्तुएं दी थी उनके नित्य व्यवहार के लिए, उन्हें किसी और का कष्ट देखा नहीं जाता। जो उनके पास जो भी होता है वो दूसरे पर न्यौछावर करते हैं, लुटा देते हैं। अब अगला परिच्छेद पढ़ती हूँ मैं। बगल में गुप्त जी के बिछौने का मंडल दबाए दिया सलाई के क्षण
प्रकाश क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा। अब यहाँ पे कहा गया है कि वो घर कवि ने जो कठोर साहित्य साधना की है, जिस घर में उन्होंने कठोर साहित्य साधना की है, मतलब बहुत ही परिश्रम से साहित्य लेखन किया है, वो छोटा सा असुविधाजनक घर देखने के लिए मैथिली शरण गुप्त जी के साथ लेखिका भी वहाँ पहुँची है उस घर में। घर कैसा है देखिए, घर जाने का रास्ता भी देखिए कैसा है। सीढ़ियाँ मतलब जीना, वो भी तंग है। प्रकाश न होने की वजह से सीढ़ियों पर अंधकार है, अंधेरा है। प्रकाश के लिए निराला जी दिया जलाते हैं। क्षण भर के लिए प्रकाशित होने वाला प्रकाश में वे मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा को लेकर घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनकी घर की दयनीयता और किराए के मकान में रहने की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट की गई है। यहाँ एक बात है कि जाते जाते उन्होंने बिछौने का बंडल है बगल में दबाया हुआ है और दोनों जो है, दोनों कौन, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा, ये दोनों निराला जी के साथ उनके घर पहुंच जाते हैं। क्योंकि घर जाने के बाद अतिथियों का जो बैठने का आसन होता है वो तैयार करना था, इसलिए उन्होंने बिस्तर साथ लिया था। मतलब उनकी इतनी दयनीयता है कि उनके पास बैठने के लिए या किसी का आतिथ्य सत्कार करने के लिए उनके पास वो साहित्य नहीं रहता है, तो वो किसी और के पास मांग कर अपना आतिथ्यों का सत्कार करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक कठिन शब्द आया है, दिया सलाई। दिया सलाई का अर्थ होता है माचिस, जो उन्होंने दिया प्रकाशित करने के लिए माचिस जलाई थी। अगला परिच्छेद है, आले पर कपड़े की आधी जलती बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। यहाँ दीपक का ही वर्णन है, लेकिन प्रतीकात्मक ढंग से यहाँ पर उनके घर की मतलब निराला जी के घर की दयनीयता बताई है। देखिए, घर में बिजली नहीं, मिट्टी के दिए के प्रकाश में इतना महान कवि हिंदी साहित्य लेखन का कार्य करता है। महान आत्माएं गरीब घर में ही पैदा होती हैं, अथवा कहा जा सकता है कि कीचड़ में कमल खिल जाता है। यह जो कहा जाता है ना, वही यहाँ पे चित्र किया गया है। देखो, इतने ये महान कवि थे, लेकिन उनकी जो जीवन शैली थी वो अत्यंत असाधारण थी, साधारण से भी असाधारण थी। वो महान कवि होने के बावजूद भी वह किराए के घर में रहते थे। देखो, लेखन के लिए बिजली चाहिए, बैठने के लिए आसन चाहिए, ये सभी सुविधाएं उनके पास नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने लेखन का कार्य रुकाया नहीं। उनके बुद्धि में जो अच्छे और उच्च कोटि के जो विचार आते थे वो उन्हें लिखते थे, और वही लेखन उनका महान काव्य साहित्य में प्रकाशित हो जाता था। यहाँ पर आपको एक कृति पर प्रश्न आधारित बताती हूँ। निराला जी के घर में स्थित दिए की अवस्था क्या है?
यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अभी यहाँ पर पहले हम कठिन शब्द देखते हैं क्या है। तो पहला है आले। आले का अर्थ क्या होता है कि पुराने ज़माने में घर में बिजली नहीं होती थी, तो दीवार में ही एक छोटा सा ताक या झरोका बनाया जाता है जहाँ पर दिया रखा जाता है। वह दिया कैसा था? तो मिट्टी का दिया, कच्चे मिट्टी का दिया था। वह भी अच्छी तरह का नहीं था। उस दिए में बहुत सारी कपड़े की जली बत्ती या बाती थी जो आधी जली हुई थी। जैसे एक जलने पर हम दूसरी जलाते हैं बाती, उसी तरह वहाँ बहुत सारी बाती जली हुई थी, क्योंकि उस दिए में क्या नहीं था? तेल नहीं होने के कारण वो बाती पूरी तरह से जल नहीं रही थी। उस दिए में दिखाई देती थी कि वो आधी आधी कपड़े की बाती जो बनाई हुई है वो आधी आधी जली हुई है। हम घर में हम अगर देखा जाए कि तो हम घर में रुई की बाती बनाते हैं, परंतु उनके पास रुई भी नहीं थी। तेल नहीं होने के कारण वह सभी आधी जली हुई थी। यही चौथी उनकी विशेषता है। मतलब अगर यहाँ पे दिए की स्थिति बताई जा सकती है कि दिए की अवस्था क्या थी, तो पहला आएगा मिट्टी का दिया था। दूसरा, कपड़े की आधी जली बाती से भरा हुआ था। तीसरा, उसमें तेल नहीं था। और चौथा है दिया आले पर रखा था। दिए में तेल नहीं होने के बाद भी वह दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। यहाँ दिया कैसा है ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिए से निराला जी की दयनीयता स्पष्ट हो जाती है। अब आगे का परिचय देखते हैं हम। वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर गृहस्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। अतिथि की सुविधा का विचार करके वे नया घड़ा खरीद कर गंगाजल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। अब देखो, घर आए मेहमान का स्वागत उन्होंने किस प्रकार किया, ये यहाँ पर उल्लेख किया गया है, बताया गया है। आलोक रहित यानी प्रकाश रहित, जो प्रकाश रहित अंधकार में जो उनका घर है, प्रकाश रहित वह अंधकार उनके घर में फैला हुआ था। सुख सुविधा रहित घर, उनके घर में न बैठने के लिए कुछ भी था और आम आदमी के जीवन में जो व्यवहार की आवश्यक चीज़ें होती हैं वो वहाँ नहीं दिखाई देती। इसलिए लेखिका कहती है सुविधा शून्य घर था, परंतु उस घर में रहने वाला गृहस्वामी यानी निराला जी वह विशाल आकार वाला यानी शरीर से भी और मन से भी और विचारों से भी विशाल था, उच्च था और उससे ज़्यादा आत्मीयता से था। घर में भौतिक चीज़ें नहीं थी, परंतु भावनिक चीज़ें मतलब आत्मीयता, सहृदयता निराला जी के घर में लेखिका को दिखाई देती है। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी रहे। अब यहाँ पे जो
पहले हम देखते हैं कि कठिन शब्द क्या है। बेसुध का अर्थ है बेहोश। सतर्क अर्थ है सावधान। प्रहरी अर्थ है पहरेदार। बस इतने ही यहाँ पे। हाँ, और तख्त यानी आसन, आप सभी को पता होगा। इतने ही यहाँ पे कठिन शब्द हमें प्राप्त होते हैं। अब हम अगला परिच्छेद देखते हैं। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि यहाँ पर दो विशेषताएं आई हैं। मर्यादावादी मतलब मैथिली शरण गुप्त कवियों में बड़े थे। मर्यादावादी जो है यहाँ पे कवि कौन से कवि को दिया हुआ है ये गुण विशेषता, तो मैथिली शरण गुप्त जी की यह विशेषता है कि वह मर्यादावादी कवि लेकिन बड़े थे। यहाँ एक बताना चाहती हूँ, सिर्फ लेखिका निराला जी की ही राखी नहीं बांधती थी। जो राखी का पहला जो प्रसंग है वहाँ पर बताया गया है कि वो अपना भाई मानती है निराला जी को, लेकिन यहाँ पे अब बताया जा रहा है लेखिका के द्वारा कि लेखिका सिर्फ निराला जी को राखी नहीं बांधती थी, बल्कि मैथिली शरण गुप्त जी को वे अच्छे संबंध उनके साथ रहे, वे भी उन्हें भाई अपना मानती थी। वो उन्हें दद्दा कहकर पुकारती थी और हर साल मैथिली शरण गुप्त और उनकी तीन और जो महादेवी वर्मा के जो तीन भाई हैं और मैथिली शरण गुप्त, इसे मिलाकर 4 भाइयों को राखी बांधने स्वयं जाती थी। मैथिली शरण गुप्त जी वह मर्यादावादी और निराला जी जो है वह विद्रोही है, परंतु वैचारिक विचार दोनों के उच्च थे। दोनों रात भर बातें करते रहे। अगले दिन गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वो वहाँ से लेखिका के घर गए। उन्हें गुप्त जी का सुख शयन का समाचार दिए, वे भूले नहीं। यहाँ देखो भाई बहन का रिश्ता, उसका दृश्य बताया गया है। यहाँ अमीर गरीब धन निर्धन इस प्रकार का विचार उनके मन में नहीं आया। वो गरीब है तो उनके पास कैसे जाए, ये विचार उन दोनों के मन में कदापि नहीं आया। आगे का परिच्छेद देखते हैं हम। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि ऐसे अकस्मात, यानी अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। ऐसे ही अकस्मात वे निराला जी के घर कौन आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, और अकस्मात वे महादेवी वर्मा जी के घर भी जा पहुंचते हैं। वहाँ उन्होंने अपना टांगा ले गए हैं। इक्के का अर्थ होता है टांगा। वे लेखिका के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि कुछ लकड़ियाँ मेरे इक्के पर रख दो, साथ ही थोड़ा घी आदि रख दो, मेहमान आए हैं और घर पर सामान नहीं है। अब महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इतना सामान घर ले जाकर खाना बनवाने से अच्छा तुम अपने अतिथियों को लेकर यहाँ आ जाओ भोजन के लिए। तब वे भोजन के लिए क्या होता है कि अभी महादेवी वर्मा कहते हैं कि इतना सारा सामान ले जाना है, फिर सामान ले जाकर उन्हें पकाना भी है, फिर अतिथियों को देना भी है, तो उससे अच्छा अतिथियों को ले आओ मेरे घर, मैं यहाँ पे उनका सत्कार कर दूँगी।
उनको अतिथियों का मैं अच्छे से सत्कार कर देती हूँ, तुम यहाँ लेकर आ जाओ भोजन के लिए। लेकिन क्या होता है तब वे क्या कहते हैं ये देखिए। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे, सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक जाता है। जो अपना घर समझकर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। अतिथि की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। अब यहाँ पर देखो क्या है इसका अर्थ कि हमारे देश में देहातों में आत्मीयता होती है, संस्कृति होती है, घर आए मेहमान का स्वागत किया जाता है। उसी तरह निराला जी भी घर आए मेहमान का स्वागत करते हैं। घर में अगर कोई चीज़ें नहीं होती तो दूसरे से मांगते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन समाप्त होने के बाद उनके झूठे बर्तन भी मांजते हैं और अतिथि को देवता मानकर उनका सहर्ष स्वागत करते हैं। चाहे कोई भी अतिथि आए वे उनका स्वागत उतने ही मान सम्मान के साथ करते थे। उनके अतिथि सत्कार को लेकर उनके मन में जो आत्मीयता अपनापन है वह हमें इस परिच्छेद के माध्यम से दिखाई देता है। यहाँ पर आकलन कृति निकलती है। यहाँ सभी जो कवि है निराला जी है, गुप्ता जी है, महादेवी वर्मा जी है, इन पर आधारित आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक वाक्य में लिखिए, तालिका पूर्ण कीजिए, उत्तर लिखिए। तो इस पर आधारित मैंने कुछ प्रश्न निकाली हूँ, आपको स्वाध्याय में मिल जाएगी। आइए हम कृति पत्रिका देखते हैं। पहला कृति पत्रिका का जो प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। आकलन कृति पर प्रश्न है, उत्तर लिखिए। निराला जी के नित्य व्यवहार की ये वस्तुएं अंतर्धान हो गई। तो पहला है, मैंने यहाँ पे उत्तर दिया है, रज़ाई, और दूसरा है कोट। अब दूसरा प्रश्न है, निराला जी के घर की स्थिति बताइए। तो मैंने अच्छे से आपको स्पष्टीकरण में समझाई हूँ कि निराला जी के घर की स्थिति कैसी है। और तीसरा प्रश्न है, अतिथि देवता के लिए निराला जी ये करते हैं, क्या करते हैं वो भी मैं आपको परिच्छेद में स्पष्टीकरण में दिखाई हूँ। आप ध्यान से सुने, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे मिल जाएंगे। चौथा प्रश्न दी हूँ कि अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ये चीज़ें ले आए। देखो ये जो प्रश्न है, जो कृति पत्रिका है, आपको परीक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखिए, ये आपको प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ऐसे पूछा जा सकता है परिच्छेद पर आधारित कि निराला जी के घर आए अतिथि कौन थे, तो गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। दूसरा प्रश्न पूछी हूँ, नया घड़ा खरीद कर गंगाजल ले आए। अब कौन ले आए आप जानते हो, निराला जी ने। इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी इन्हें रखने के लिए कहा। वह आपको उत्तर मिल जाएगा। चौथा है, अतिथि संस्कार हुआ है, यहाँ पे अतिथि सत्कार इनमें मिलते हैं। सही है लिखा हुआ, अतिथि संस्कार इनमें मिलते हैं। किन में मिलते हैं अतिथि संस्कार, तो ग्रामीण किसान में। निराला जी के घर में स्थित दिए की अवस्था, इसका उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दी हूँ।
अब आगे की कृति है शब्द संपदा। समानार्थी शब्द जो मैं आपको शब्दों के अर्थ बताती हूँ वही अर्थ यहीं पे लिखना है। पहला है बिछाना। बिछाना का अर्थ होता है बिस्तर। इसका पर्यायवाची बोलो या समानार्थी शब्द बोलो तो बिस्तर है। प्रहरी पहरेदार, और दियासलाई सतर्क, इन सभी का मैंने आपको दी हूँ उत्तर। वचन पहचाने, यहाँ पर मैंने एक नया प्रश्न आपके सामने ली हूँ कि दिया ये कौन सा वचन है। सिर्फ हमें वचन पहचानना है, एक वचन है या अनेक वचन। जैसे मैंने पहले का उत्तर दी हूँ कि दिया यह एक वचन है, तो बाकी वस्तुएं कौन से हैं, एक वचन है या अनेक वचन है। घड़ा एक वचन है या अनेक वचन है। लकड़ियाँ ये एक वचन है या अनेक वचन है, यह हमें देखना है। अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि अतिथि देवो भव के बारे में अपने विचार लिखिए। अब यहाँ पे मैंने जो लिखी हूँ वो आपको उदाहरण के तौर पर दी हूँ इसका उत्तर। आप अपने यहाँ पे अनुभव आप यहाँ पे लिख सकते हो। अतिथि देवो भव का अर्थ है घर आए मेहमान देवता समान होते हैं। अतिथि को सम्मान दिया जाता है, उनका आदर सत्कार किया जाता है, घर में उनके साथ प्यार भरा व्यवहार किया जाता है, उनके भोजन की अच्छी व्यवस्था की जाती है, उनके साथ ढेर सारी खुशियाँ बांटी जाती हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि का बहुत महत्व है। श्री कृष्ण ने अपना मित्र सुदामा का किया आतिथ्य तथा शबरी ने श्री राम का किया आतिथ्य प्रसिद्ध है। ये मैंने प्रसिद्ध उदाहरण आपके पास आप इस प्रश्न में उदाहरण दी हूँ। इस तरह अतिथियों का सत्कार करना सिर्फ हिंदुस्तान का संपन्न व उदार संस्कृति ही सिखा सकती है। तो इस तरह से मैंने ये प्रश्न का उत्तर लिखी हूँ। आप यहाँ पर अपने अनुभव, अपने कुछ मत है वो भी यहाँ पे व्यक्त कर सकते हो। आपके कुछ उदाहरण रहेंगे वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप सभी ने ये कृति पत्रिका छुड़ा कर इसे ग्रुप पर भेजना है, ठीक है। और अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू।